जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आवर्त सारणी पेरियोडिक टेबल। यह आपको क्लास 9वीं से लेकर के और क्लास आगे आप जहां तक पढ़ने वाले हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें भी रसायन विज्ञान, वहां पर आपको सभी क्लासों में काम आने वाला है। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पेरियोडिक टेबल के बनने के क्रम में ढेर सारे अलग अलग वैज्ञानिक, ढेरों वैज्ञानिक इसमें अपना अलग अलग योगदान है। ढेर सारे वैज्ञानिक का अपना अलग अलग योगदान है। पेरियोडिक टेबल बनाने के क्रम में जो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं वह है आपके लैवोजियर। वह कौन सा वैज्ञानिक बनेंगे? लैवोजियर। लैवोजियर ने सबसे पहले पेरियोडिक टेबल को सजाने का कार्य किए थे, तत्वों को वर्गीकरण करने का कार्य किए थे, और उन्होंने तत्व को दो भागों में बांटा हुआ था, जिसमें एक आपको बोला जाता है क्या धातु और दूसरा क्या है आपका अधातु। तो लैवोजियर के क्लासिफिकेशन में था धातु और अधातु, लेकिन कुछ समय के बाद उपधातु का खोज हुआ, और जिसके कारण उपधातु को आप क्या बोलते हैं? तो उपधातु को कहते हैं मेटेलॉइड या सेमी मेटल। धातु को कहा जाता है मेटल और अधातु को कहा जाता है नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल की क्लासिफिकेशन की गई थी लैवोजियर के अनुसार, और लैवोजियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। केमिस्ट्री का जनक, केमिस्ट्री का पिता किसको कहेंगे? तो लैवोजियर को कहते हैं। आइए जानते हैं। अब लैवोजियर के क्लासिफिकेशन में क्या दिक्कत हो गया कि इन्होंने तत्व को दो भागों में ही सजाए थे। एक का नाम उन्होंने धातु रखे थे और एक का नाम क्या रखे थे? अधातु रखे थे, यानी मेटल और नॉन मेटल। लेकिन बाद में चल करके ऐसे तत्व की खोज हुई जो धातु के गुण को भी रख रहा था और अधातु के गुण को भी रख रहा था। तो ऐसे तत्व को लैवोजियर की क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में नहीं सजाया जा रहा था, और जिसके कारण लैवोजियर का वर्गीकरण क्या हो गया? गलत साबित हो गया। तो लैवोजियर के बाद जो आते हैं वह आते हैं आपको कौन? तो डोबेर्नर्स। तो डोबेर्नर्स नामक वैज्ञानिक ने पेरियोडिक टेबल को क्लासिफाई करने का कार्य शुरू किए। उन्होंने एक नियम प्रोवाइड किए, नियम दिए, और उस नियम को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? डोबेर्नर्स ट्रैड लॉ के नाम से। किसके नाम से जानेंगे? डोबेर्नर्स ट्रैड का नियम। नियम को इंग्लिश में लॉ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोबेर्नर्स के अनुसार दिए गए तत्व को एक समूह में रखा गया था, और उस समूह में तीन तत्व का एक सेट बनाया गया था, और तीन तत्व में पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़कर और दो से भाग दे दिया जाता था। तो फिर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होता था। जिस भी समूह के तत्व इस नियम को पालन कर रहा था उस सभी को बोलते थे कि ये डोबेर्नस ट्रैड लॉ का पालन करता है। लेकिन यह लॉ कुछ ही सीमाएं तक सीमित रह गई, इससे आगे के तत्वों में ये कार्य नहीं आया। तो फिर डोबेर्नस के ट्रैड लॉ को भी क्या कर दिया गया? खारिज कर दिएगा। वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोबेर्नस का क्या क्या उदाहरण बनेगा। तो आप डोबेर्नस के उदाहरण को देखिएगा, तो आप यहाँ पर देखिए डोबेर्नस के उदाहरण के रूप में आपको मिलेगा। एक मिलता है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, यह एक उदाहरण है डोबेर्नस ट्रैड लॉ का। दूसरा उदाहरण बनेगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, और तीसरा उदाहरण बनेगा आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यह तीन डोबेर्नस ट्रैड लॉ का उदाहरण बनता है। बस आपको इतना याद। अब डोबेर्नस ट्रैड लॉ के बाद एक वैज्ञानिक आता है जो है आपका कौन? न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के नाम से जाना जाता है। तो न्यूलैंड ने खोजे गए तत्व को एक म्यूजिकल धुन पर सजाए थे, और म्यूजिकल धुन का नाम आप जानते हैं, जिसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वापस सा पर पहुंच जाते हैं। इस बीच में टोटल संख्या अगर देखी जाए तो पहला सा से स्टार्ट करते हैं और सा पर पहुंचते हैं, तो 8 अंक आ रहे हैं। अब ध्यान से आप देखिएगा, इनका कहना ही यही था, न्यूलैंड का कहना था कि हर एक पहला तत्व अपने 8वें तत्व के गुणों का पालन करता है। लेकिन यह लॉ कुछ समय तक वैलिड रहा। फिर बाद में जैसे ही अक्रिय गैस की खोज हुई, अक्रिय गैस के रूप में यह आपको दिखाई पड़ेगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडन और आपका ओजी करके आपके तत्व हैं।
जैसे ही अक्रिय गैस की खोज हुई तब पहला 8वां सामान्य गुणों को नहीं दिखा करके पहला और 9वां सामान्य गुणों को दिखाना स्टार्ट कर दिया, और पहला 18वां सामान्य गुणों को नहीं दिखा करके पहला 19वां सामान्य गुणों को दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो इस क्रम में न्यूलैंड का ऑक्टिव लॉ भी क्या कर जाता है, आपका फेल कर जाता है। तो ऑक्टिव लॉ के बाद की अगर आप कहानी को देखते हैं तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक एक साथ इंटर करते हैं, जिसमें एक है आपका लोथर मेयर और एक का नाम है आपका मेंडलीव। एक है लोथर मेयर और एक है मेंडलीव। लोथर मेयर और मेंडलीव दोनों एक साथ ही पीरियोडिक टेबल को बताने वाला वैज्ञानिक बनते हैं, जिसमें लोथर मेयर के द्वारा दिए गए जानकारी सभी के सभी एक ग्राफ के पैटर्न पर सजाया गया था, और यह ग्राफ बहुत बेहतर साबित हुआ था। लेकिन लोगों के समझ में इस ग्राफ के द्वारा तत्वों के बारे में जानकारी को प्राप्त करना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण लैबोजियर के क्लासिफिकेशंस को छोड़ दिया गया और मेंडलीव के क्लासिफिकेशंस को अपना लिया गया। तो पीरियोडिक टेबल को अत्यधिक समय तक और अत्यधिक जानकारी देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं किसको, मेंडलीव को। मेंडलीव आज के जो हम लोग पीरियोडिक टेबल को जानते हैं, आवर्त सारणी को जानते हैं, उसमें मेंडलीव की अधिकतर बातों को ध्यान में रख करके बनाया गया हुआ है, और मेंडलीव की बहुत सारी बातें हैं जो अभी भी सही मानी जाती है। तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाए थे। मतलब क्या कि जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कम है उसको पहले रखेंगे, और जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान अधिक है उसको बाद में रखेंगे। अब हुआ क्या कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के तो बढ़ते क्रम में सजाना स्टार्ट कर दिए, तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए उन्होंने कुछ संरचनाएं बनाना स्टार्ट किए। संरचना के रूप में उन्होंने 7 आवर्त को कंसीडर किए थे। आवर्त की संख्या किसमें आएगी, 7 में। ये जो अभी आपको पीरियोडिक टेबल में ये जो आपको लंबी लंबी आपको दिखाई पड़ रही है लकीरें, ये लंबी लंबी एक एक आवर्त का निर्माण करता है। ये लंबी लंबी लकीरें आपको एक एक आवर्त बनाएगा। तो मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या 7 रखी थे। आवर्त की संख्या कितना रखे थे, 7 रखे हुए थे। और ग्रुप की संख्या की बात की जाए तो ग्रुप की संख्या को 8 रखे हुए थे। आवर्त की संख्या 7 और ग्रुप संख्या 8। आप बोलेंगे कि सर वही सर है जो आपको 9वीं पढ़ाया जाता है, 0 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को रखा गया था, 0 तत्व को रखा गया था, अक्रिय उत्कृष्ट गैस को रखा गया था, लेकिन उसको ग्रुप में कंसीडर नहीं किया जा रहा था। तो मेंडलीव के अनुसार ग्रुप की संख्या कितनी बन जाती है, 8 बन जाती है, जिसमें मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के 7 तक के ग्रुप को सब ग्रुप में बांटे हुए थे। जैसे 1 से लेकर के जो 7 तक का ग्रुप है इसको सब ग्रुप में बांटे थे। सब ग्रुप में क्या, तो सब ग्रुप इसको ए और सब ग्रुप बी में बांटे हुए थे, और 8वां ग्रुप जो बनता है उसको सेपरेट 3 और अलग ग्रुप में बांटे थे, जिसका नाम उन्होंने 8 8 और 8 रखा था। 8 8 और 8 रखा हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो टोटल मेंडलीव में अगर देखा जाए तो मेंडलीव में टोटल ग्रुप की संख्या 8 ही बनती है। अब इसके बाद अगर देखें हम लोग तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में तो तत्व को सजा लिए परमाणु के बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में, लेकिन 2 अपवाद के रूप में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। होने के लिए और भी होता है, लेकिन आपको 2 अत्यंत इंपोर्टेंट के रूप में आपको याद रखना है। वो है, एक है आपका आर्गन। एक कौन सा तत्व है, आर्गन। आर्गन के साथ में आएगा कौन, तो पोटेशियम। और दूसरा सेट जो बनता है वो बनता है कोबाल्ट और निकेल का। कोबाल्ट और निकेल का ये तत्व का परमाणु संकेत है। अगर आर्गन की बात की जाए तो परमाणु द्रव्यमान है 40, और पोटेशियम की अगर बात की जाए तो परमाणु द्रव्यमान हम लोग देते हैं 39। देखिए ये तत्व का द्रव्यमान आपको दशमलव में दिखाई पड़ेगा, लेकिन दशमलव को छोड़ करके जो नियरेस्ट होल नंबर बन सकता है उस दशमलव पॉइंट के लिए उसको कंसीडर किया जाता है, जो मान को याद रखने में, परमाणु द्रव्यमान को याद रखने में आपको सहायता हो। तो आइए देखते हैं इसमें। तो एक यहाँ पर अपवाद बन जाता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का कि पोटेशियम का द्रव्यमान अधिक है, आर्गन का द्रव्यमान पोटेशियम का द्रव्यमान कम है, आर्गन का द्रव्यमान अधिक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में पोटेशियम पहले आना चाहिए और आर्गन बाद में आना चाहिए, लेकिन मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में
आर्गन को बाद में रखे थे और पोटेशियम, आर्गन को पहले रखे थे और पोटेशियम को बाद में रखे थे। ठीक है, जो इनका पहला गलती था। दूसरा गलती क्या हुआ कि अगर कोबाल्ट का अगर हम लोग देख लो तो यहाँ पर आपको कोबाल्ट का संकेत दिखाई पड़ रहा है। कोबाल्ट के लिए कितना है एग्जैक्ट दशमलव में देखिएगा 58.933, और अगर आप देखते हैं निकेल का तो ये है आपका 58.696। अब देखिए इसके लिए मान लेते हैं सीधा 58.9 और इसके लिए मान लेते हैं सीधा 58.5। अब देखिए तो निकेल का परमाणु द्रव्यमान कम है लेकिन इसको कोबाल्ट के बाद में रखा गया है, और कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान अधिक है लेकिन इसको निकेल से पहले रखा गया है। तो इस स्थिति में आप जानेंगे कि यहाँ पर मेंडलीव का एक बहुत बड़ा गलती होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटोप है उसके स्थान को निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरी बात, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल अभी हम बस आपको डिमेरिट बताए हैं, इसका बहुत सारा जो है सबको मेरिट है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, और इसीलिए हम लोग को मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ता है। तो मेंडलीव में ढेर सारी गलती होने के बाद अब मेंडलीव के ही स्टूडेंट आते हैं और जो है आपका मोस्ले। तो मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल को बहुत बेहतर तरीका से सजाने का काम किया, और मोस्ले का दिया गया पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है और मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को हम लोग जानते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव का ही स्टूडेंट है कौन? आपको मोस्ले। तो मोस्ले ने तत्वों को किसके आधार पर सजाए? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में तत्व को किसके आधार पर सजाया था? तो आपका उत्तर होगा परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के आधार पर सजाया था। और मोस्ले अपने पीरियोडिक टेबल में तत्व को किसके आधार पर सजाया था? तो आपका उत्तर होगा क्या? परमाणु संख्या। मोस्ले किस पर सजाए थे? परमाणु संख्या के आधार पर सजाए थे। गुरुजी सजाए हुए थे परमाणु द्रव्यमान पर और स्टूडेंट आकर के सजा दिए किस पर? परमाणु संख्या पर। और जब परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिए तो अब जो मेंडलीव ने गलती किए थे वो गलती यहाँ पर आपको खारिज हो जाता है। पहला क्या कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व है अगर वो समस्थानिक को रखता है, आइसोटोप को रखता है, उसका स्थान क्या होगा? मेंडलीव के द्वारा नहीं बताया गया था, लेकिन आप जानते हैं समस्थानिक किसको कहते हैं? तो वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या क्या हो? एक समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक आइसोटोप कहेंगे। और जब परमाणु संख्या एक समान होगा तो उसको एक ही स्थान पर रखेंगे। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर आर्गन और पोटेशियम में जो कंफ्यूजन चल रहा था, ये आर्गन का द्रव्यमान ज्यादा है लेकिन पहले रखा गया है, पोटेशियम का द्रव्यमान कम है लेकिन बाद में रखा गया है। अगर आप परमाणु संख्या के आधार पर सजाते हैं तो आर्गन का परमाणु संख्या है 18 और पोटेशियम का है कितना? 19। तो आर्गन पहले आ जाएगा और पोटेशियम बाद में आ जाएगा। कंफ्यूजन ही दूर है, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? 27, और निकेल का देखेंगे तो कितना दिखाई पड़ेगा आपको? 28। तो कोबाल्ट और निकेल में कोबाल्ट का द्रव्यमान ज्यादा था जो कि मेंडलीव ने इसको पहले रखे हुए थे, और निकेल का द्रव्यमान कम था, इसको बाद में रखे थे। मोस्ले ने क्या किया? इसको सीधा खारिज कर दिया। बोले क्या कि हम तत्व को परमाणु द्रव्यमान पे सजाएंगे ही नहीं। किस पे सजाएंगे? परमाणु संख्या के आधार पर। और मेंडलीव की कही गई बातें ये आपको सही साबित होता है। तो यहाँ पर वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठता है कि गुरु गुड़ ही रहते हैं और चीना क्या और चेला क्या हो जाता है? आपका चीनी बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग जानते हैं अब आगे जानते हैं पूर्ण रूप से किसके बारे में? तो पूर्ण रूप से आप हम लोग जानते हैं किसके बारे में? तो पूर्ण रूप से जानेंगे हम लोग अब मोस्ले के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मोस्ले ने अपने पीरियोडिक टेबल में जो उनके गुरु के द्वारा रखा गया हुआ था 7 आवर्त, तो आवर्त की संख्या 7 ही रहने दिए, और ग्रुप का संख्या जो मेंडलीव के द्वारा 8 रखा गया था उसको बढ़ा करके उन्होंने 18 किए। फिर भी यहाँ पर उसके कार्यों को बढ़ा करके 18 किया गया है। कैसे? तो ध्यान से सुनिए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप था उसको सब ग्रुप किसमें बांटा गया था? ए में और बी में। सब ग्रुप किसमें बांटा गया था? ए और बी में। सब ग्रुप ए और बी। तो ए का बनेगा ए का बनेगा बी, दूसरा का 1 का ए 1 का बी, 2 का ए 2 का बी, 3 का ए 3 का बी, 4 का ए 4 का बी। इस तरह से टोटल 7 है। तो 7 का ए और 7 का बी मिला करके कितना देगा आपको? 14 ग्रुप देगा। और प्लस
8वां ग्रुप को 3 में बांटा गया था, तो यहाँ से 3 आएगा और एक 0 ग्रुप आ जाता है, और टोटल मिला करके देखेंगे तो ये कितना बनेगा आपको 18 ग्रुप की संख्या हो जाएगी। कितनी ग्रुप की संख्या हो जाएगी? 18 ग्रुप की संख्या हो जाएगी। बताइए अभी तक जो बताया है इसमें आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला देखिएगा आप, तो आगे अब आपको हम ग्रुप आपको बना करके दिखाते हैं। देखिए आप ध्यान से क्या ग्रुप बनाएंगे। किसको बोला जाता है? मसले के अनुसार इसको बोला जाता है पहला ग्रुप। ये कहलाएगा आपका दूसरा। ये क्या कहलाएगा आपका? ये है पहला, ये है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये बनेगा 13वां, ये बनेगा 14वां, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये बनेगा 18। तो ग्रुप की संख्या टोटल हो गया कितना आपको? 18 ग्रुप बन गया। कितना ग्रुप बन गया? 18 ग्रुप बन गया। लेकिन अगर बात करें हम लोग पीरियड का, बात करें किसका? पीरियड का, तो पीरियड की संख्या यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ, इसको बोलेंगे फिफ्थ, इसको बोलेंगे सिक्स्थ और इसको बोलेंगे सेवन। तो टोटल आपका, और यहाँ पे देखिए यहाँ से एक निकला हुआ है और किस पीरियड का है? छठा पीरियड का। ग्रुप कौन सा है? तीसरा, तो ये बनेगा सिक्स पीरियड और यहाँ से एक निकला है और इसको बोलेंगे क्या? सेवेंथ पीरियड। अब ये जो अभी आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई पड़ रहा है, इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक आ गया। कितनी ब्लॉक आ जाएगी? 4 ब्लॉक। ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक का निर्धारण नहीं था और मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में आपको ब्लॉक निर्धारित होता है। तो आइए सबसे लेफ्ट साइड, किसको बोलते हैं? लेफ्ट वाले भाग। जिधर आपका बायां हाथ हो उधर वाला लेफ्ट कहलाएगा और जिधर दायां हाथ हो उधर राइट कहलाएगा, और बीच वाला आपका मिडिल कहलाता है और नीचे वाला आपको बॉटम कहलाता है। तो इधर बनाते हैं, इधर तो सबसे लेफ्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। और बीच में जो आपको दिखाई पड़ रहा है 3 से लेकर के और 12 तक, ये कहलाएगा आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या कहलाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट। और राइट वाला भाग जो आपको 13 से लेकर के 18 दिखता है, इसको कहा जाता है आपको पी ब्लॉक एलिमेंट। और बॉटम पार्ट जो डी के अंदर से निकला है, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको क्या कहेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसको कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के निचले भागों में पाया जाता है। अब चलिए, अब सभी ब्लॉक का नाम है। जैसे पहला ब्लॉक का नाम होता है आपका अल्कली। पहला का क्या नाम बनेगा? अल्कली अर्थ मेटल। पहला को क्या करते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। दूसरा को क्या कहेंगे? अल्केलाइन। अल्केलाइन अर्थ मेटल, ये नाम है अल्केलाइन अर्थ मेटल। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब डी ब्लॉक का आपको नाम है। डी ब्लॉक का क्या नाम है? तो डी ब्लॉक को जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। किसके नाम से? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। और एफ ब्लॉक को जानते हैं, डी ब्लॉक के अंदर से आप निकला है तो एफ को जानते हैं किससे? इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से। और पी ब्लॉक में ग्रुप 13 को बोला जाता है बोरॉन फैमिली। ग्रुप 13 को क्या कहेंगे? बोरॉन फैमिली। और ग्रुप 14 को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कार्बन फैमिली। ग्रुप 14 को क्या कहेंगे? कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। और ग्रुप 15 को कहते हैं क्या? तो ग्रुप 15 अब 2 नाम से जाना जाएगा। ग्रुप 15 कहलाएगा आपका निकोजेन। ग्रुप 15 क्या कहलाएगा? निकोजेन, निकोजेन फैमिली, या नहीं तो नाइट्रोजन, या तो निकोजेन या नहीं तो क्या कहेंगे? नाइट्रोजन। और ग्रुप 16 कहलाएगा चाल्कोजेन, चाल्कोजेन, या नहीं तो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। और ग्रुप 17 कहलाता है हैलोजन। ग्रुप 17 क्या कहलाएगा? हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। या नहीं तो आप इसी को बोलेंगे हैलोजन के बजाय आप बोल सकते हैं फ्लोरीन फैमिली। और ग्रुप 18 को जानते हैं किसके? इनर्ट गैस के नाम से, इनर्ट गैस के नाम से। या नहीं तो फिर इसी को बोला जाता है नोबेल गैस एलिमेंट, नोबेल गैस एलिमेंट। आप इसको याद रखना। और जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट तो इसको कहा ही जाता है, इसको कहा जाता है आपको जीरो ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अब देखिए ध्यान से,
अगर पहले आवर्त में अगर बात कर ले तो पहले आवर्त में तत्वों की जो संख्या बनेगी वह बनेगी 2। पहले आवर्त में कितने तत्व बनेंगे? तो पहले आवर्त में 2 तत्व बनेंगे। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चतुर्थ में 18 और फिफ्थ में भी 18, सिक्स्थ में 32 और सेवेंथ में भी 32। और इसको किसके नाम से जानते हैं? 2, 8, 8, 18, 18, 32 को किसके नाम से जानते हैं? मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। इसको मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। इसको मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। मैजिक नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। अब अगर आप मेंडलीव के क्लासिफिकेशंस को देखेंगे तो इसको बोला गया हुआ था 1A। इसको क्या बोलेंगे? 1A। और इसको बोलेंगे 2A। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या? 3A, ये बोरेन फैमिली 3A, फिर बनेगा 4A, फिर बनेगा 5A, फिर बनेगा आपका 6A, 7A, और यहां पर आता है आपका 3rd B, ये है आपका 4B, ये है 5th B, ये बनेगा 6th B, ये बनेगा 7th B, और ये बनेगा 8, ये भी बनेगा 8, और ये भी बनेगा 8, और इसको बोलेंगे 1B, और इसको बोलेंगे 2B। ये है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल्स के बनाने की कारण। इस रूप में नहीं मिलेगा। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का एक दूसरा फॉर्मेट है। ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे बाद में, बांटने का क्रम आपको यही है। उसमें रखाएगा एलिमेंट आपको इसी प्रकार से। अब देखिए, इसको कहा जाता है क्वाइनाइट मेटल। इसको क्या कहेंगे? ग्रुप 11 को किसके नाम से जानेंगे? इसको कहते हैं क्वाइनाइट मेटल। इसको क्या कहेंगे? क्वाइनाइट मेटल कहते हैं। इसको क्वाइनाइट मेटल कहते हैं। किसको? ग्रुप 11 को क्वाइनाइट मेटल के नाम से जानते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं तो धात्विक मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। अब एक चीज और आपको याद रखना है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ P वाला ही ऐसा है जिसके पास तीनों प्रकार के तत्व हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ संकेत डाला गया। अब ये कलर आपको दिखाई पड़ रहा होगा और ये कलर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो तत्व है ये सभी के सभी उपधातु है। क्या है? उपधातु है, सेमी मेटल है। अब इस कलर को आप देखिए, यहाँ पर भी ये कलर दिखाई पड़ रहा है। ये सभी के सभी क्या है आपको? ये सभी के सभी आपको क्या है? तो ये सभी के सभी नॉन मेटल है। सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। ये कलर दिखाई पड़ रहा है, इधर वाले पूरे के पूरे अधातु है। इसमें ये जो है आपका हाइड्रोजन फैमिली है और इसको बोलते हैं क्या? नोबेल गैस। ग्रुप 18 को क्या? नोबेल गैस। अच्छा, एफ ब्लॉक का छठा पीरियड को कहते हैं लैंथेनाइट। छठा को क्या कहेंगे? लैंथेनाइट। और सातवां को कहते हैं एक्टिनाइट। आइए पर देखते हैं। एस ब्लॉक में इस ग्रुप को क्या कहेंगे? अल्कली मेटल। और एस ब्लॉक में जो दूसरा ग्रुप है उसको क्या कहेंगे? अल्केलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक के जो ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन मेटल। और ग्रीन कलर में जो दिखाई पड़ता है ये वाली चीजें, इसको कहा जाता है बेसिक मेटल। इसको क्या कहेंगे? बेसिक मेटल कहेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एस ब्लॉक, पीएस ब्लॉक, बी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में अधिकतर तत्व आपको, अधिकतर के अलावा सभी तत्व आपको धातु टकराएंगे और सिर्फ बी ब्लॉक ही एकलौता है जिसमें धातु भी, अधातु भी और आपका उप धातु भी आपको टकराते हैं। तो इससे आगे हम लोग पीरियोडिक टेबल में किसी दूसरे लेक्चर्स में हम लोग आगे की जानकारी को प्राप्त करेंगे। इसमें बहुत सारी जानकारी अभी छुटी हुई है, जैसे आयनिक रेडियस हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात करते हैं, रेडियस के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है, मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में आपको एक लाइन बोलने हैं कि अगर लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड की ओर आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार के ढेर सारे जो पीरियोडिक फंक्शंस है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।